Is that I'm audible in online? Yes or no? Okay. क्यों इम्पोर्टेंट है? सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सब लोग सुन पा रहे हैं ऑनलाइन में? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. इज दैट आई एम ऑडिबल टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके. सो लास्ट क्लास में टर्मिनोलॉजी पोर्शन को कंप्लीट कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा छोटा सा आपका पार्ट इम्पोर्टेंट और हो सकता है किसी एग्ज़ाम में भी आ जाए, है ना. तो नाबार्ड एक इम्पोर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन है. आप सब लोग जानते हैं नाबार्ड के बारे में अच्छे से कि नाबार्ड करता क्या है, नाबार्ड के नॉर्म्स क्या है, नाबार्ड की कहानी क्या है ना. तो आपको बता दूं कि नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था. 12 जुलाई 1982. हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई. इसके कमेटी की बात करते हैं. कमेटी का नाम क्या है आपका? क्रैफी कार्ड. कमेटी का नाम क्या है? क्रैफी कार्ड. पर आप सब लोग जानते हैं कि इस कमेटी को जो आपके चेयरमैन कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? बी शिवरामन. तो इसलिए इस कमेटी को बी शिवरामन कमेटी के नाम नाउ आई एम ऑडिबल? ओके. सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट की इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके नाबार्ड के बारे में. नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ? दैट वाज द 12 जुलाई 1982. उसके बाद नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई में. नाबार्ड जो है वो क्रैफी कार्ड कमेटी के अंडर में क्या किया गया था? एस्टेब्लिश किया गया था. और नाबार्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसके कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे? बी शिवरामन थे. और इसीलिए इसको हम बी शिवरामन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है. और यहाँ पर इसकी सब्सिडरीज हैं जो कि क्या है? नैब किसान, नैब समृद्धि, नैब फिन्स, नैब फाउंडेशन, नैब कॉन्स, नैब वेंचर, नैब संस्करण, है ना. ये आपके अलग अलग पर्पस के लिए जो है वर्क करती हैं. कोई आपका जो है गाइडेंस रिलेटेड है, कोई आपका कहीं ना कहीं लोन प्रोवाइड करवाता है, कोई आपका कंसल्टेशन प्रोवाइड करवाता है. अलग अलग लेवल पर फार्मर्स के लिए क्या कर रहे हैं? ये वर्क कर रहे हैं. ठीक है, कोई दिक्कत? नाबार्ड के जो चेयरमैन है वो कौन है प्रेजेंट टाइम में? जी, डॉक्टर जी आर चिंताला या गोविंदा राजालू चिंताला. ये अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? इसके चेयरमैन हैं. इससे पहले कौन थे? हर्ष कुमार भनवाला जी. कौन थे? हर्ष कुमार भनवाला. और नाबार्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बात समझने वाली है. मैंने क्या बोला कि नाबार्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. देखिए भाई,
प्रेजेंट टाइम में अगर आरबीआई के बाद की बात करते हैं तो रूरल एरिया के लिए या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो लोन के लिए, फाइनेंस के लिए, मनी के लिए जो वर्क कर रहा है वो कौन वर्क कर रहा है? नाबार्ड। क्योंकि नाबार्ड का जब नाम पढ़ते हो आप लोग तो उसको क्या बोला जाता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब एक ऐसा बैंक जो कि आपका एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। लेकिन जब इतनी बड़ी बात बोली गई फिर भी हम लोग, है ना, इसके लिए कहीं ना कहीं थैंक यू, क्या बोला गया कि जो नाबार्ड है वो आपका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने क्या बोला? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि एक ऐसा बैंक है बेटा जो कि लगातार और कॉन्टिन्यूसली बिना लोन दिए भी बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है लोन देकर। बड़ा डाउट है कि सर बिना लोन दिए फिर भी लोन देकर हेल्प कर रहा है। देखिए, कोई भी लोन नाबार्ड के द्वारा डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। नाबार्ड सारा का सारा जो लोन देती है वो आपका, क्योंकि रीजन क्या है, इसको हम बोलते हैं रीफाइनेंस एजेंसी। क्या बोलते हैं इसको हम? रीफाइनेंस एजेंसी। रीफाइनेंस एजेंसी का मतलब क्या होता है कि ये क्या करती है? ये आपका सेल्फ हेल्प, आपका जो आपके जो ग्रामीण बैंक है, उसके अलावा आपके यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, और इनके अंडर में जो भी स्कीम आपकी दी जाती है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आपके फार्मर्स को इंप्रूवमेंट करने के लिए, रूरल एरिया को इंप्रूवमेंट करने के लिए, एग्जांपल के तौर पे किसान क्रेडिट कार्ड एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। समझ में आया? उसी प्रकार से डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। एफपीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे वेंचर भी है, वो भी आपके किसके द्वारा चलाए जाते हैं? नाबार्ड के द्वारा चलाए जाते हैं। तो नाबार्ड उनमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसके अलावा माइक्रो इरिगेशन फंड जैसी स्कीम जो होती है, सुना है आपने? MIF माइक्रो इरिगेशन फंड, जो कि आपका पहले कितना था? 5000 करोड़ था, बट राइट नाउ दिस हैज बिकम द 10,000 करोड़। कितना बन गया ये आपका? 10,000 करोड़। तो आपके एग्जाम में यहां से भी कई बार क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम जो नाबार्ड के द्वारा रन की जा रही हैं वो कौन कौन सी हैं जरा देखिएगा। डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है, कमर्शियल प्रोडक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स है, एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर आपकी स्कीम है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, आपका GSS यानी कि इंश्योरिंग एंड यूज ऑफ सब्सिडी रिलीज आपका है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है जो कि आपकी किसके अंडर में होती है? KCC के अंडर में होती है, उसको रन किया जा रहा है। और न्यू एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके अंडर में डेवलप किया जा रहा है। यानी कि मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए जो है इस स्कीम को आपका लाया जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका है कि फंक्शन क्या है नाबार्ड के। तो नाबार्ड 3 फंक्शन पे वर्क करता है। पहला है फाइनेंशियल, दूसरा है डेवलपमेंट और तीसरा है आपका सुपरविजन। फाइनेंशियल का मतलब है कि ये लोन आपका प्रोवाइड करवाती है उस एजेंसी को जो फार्मर के साथ डायरेक्टली डील कर रही है। एग्जांपल के तौर पे हमारा क्या हो गया? ग्रामीण बैंक। एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया आपके? रीजनल रूरल बैंक। क्या हो गया आपके? RRBs। उसके बाद आपके पब्लिक सेक्टर बैंक। तो उनको क्या करेगी? ये फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। डेवलपमेंट के तौर पे ये क्या करती है? हमने अभी देखा कि इनके द्वारा या नाबार्ड के द्वारा गवर्नमेंट स्कीम जो आपकी रूरल एरिया के लिए रन की जाती है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं किसमें? डेवलपमेंटल स्कीम में। और नेक्स्ट है आपका सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है कि आपका लोन दिया गया या कोई स्कीम रन की गई उसको प्रॉपरली आपका रन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसका एस्टेब्लिशमेंट प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सारी कहानी किसके अंडर में होती है बेटा? रीफाइनेंस के अंडर में होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा इस चीज को। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके फादर ने आपको क्या दिया? 50 रुपीज दिया। आपने 50 रुपीज कहाँ स्पेंड किया इस बात को वो जान सकते हैं नहीं जान सकते?
डेफिनेटली जान सकते हैं। वो आपसे पूछेंगे बेटा आपने 50 रुपये कहाँ लगाए। अब आप बोलोगे सर 10 रुपये के अंदर मैंने साइकिल खरीदी, 10 रुपये के अंदर मैंने पेट्रोल डलवाया, या जो भी आपका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में आप लोग वर्क कर रहे हो उससे, वो आपका क्या हो गया, वहां पर आपका एक्सपेंडिचर हो गया। वही बात यहां पर है। बैंक को आपका कभी भी नाबार्ड पूछ सकता है कि जो आपका रूरल और एग्रीकल्चर के लिए आपको फंड दिया गया था, वेयर इट हैज बीन यूटिलाइज्ड, आइदर दिस हैज बीन गिवन टू नीडी पर्सन और नॉट। सो एट दैट टाइम, क्योंकि कहीं ये तो नहीं कर रहा कि आरआरबी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को या फिर आपका बिजनेसमैन को लोन दे रहा हो, ऐसा तो नहीं कर रहा कि वो सारा लोन आपका लार्ज फार्मर को दे रहा हो। तो उस केस में उसको सुपरवाइज करने का काम कौन करता है बेटा, आपका नाबार्ड करता है। कौन करता है, आपका नाबार्ड करता है। बताओ जरा समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई डाउट है किसी को? पक्का बोल दो भाई। हो गया? चलिए नेक्स्ट आपके है नाबार्ड के कुछ पोर्टल हैं ऑनलाइन। कौन कौन से हैं? ई शक्ति है, वाटरशेड डेवलपमेंट एंड ट्राइबल डेवलपमेंट है, कृषक सारथी है रिलेटेड टू फार्मर डबलिंग इनकम, कृषक समृद्धि है रिलेटेड टू फार्मर डबलिंग इनकम, कंप्लेंट मैनेजमेंट ऐप है, और नैब स्किल आपका पोर्टल है। और उसके बाद आपका आता है कि नाबार्ड का इनिशियल में कितना कैपिटल था, 100 करोड़ था, ठीक है। और जो आपका अभी प्रेजेंट टाइम में 14,080 करोड़ रुपीस है, टिल कब से, मार्च 2022 से, ठीक है। मतलब ये आपका डेटा कब तक का है, ये वेबसाइट पर भी इसी टाइम तक का है, मार्च 2020 तक जो है उस टाइम तक डेटा आपका 14,080 करोड़ वहाँ पर आपका लिखा हुआ है। क्योंकि हम गवर्नमेंट के डेटा को ही मान सकते हैं और कहीं का नहीं मान सकते, खुद की वेबसाइट में लिखा हुआ है तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बेटा? इसके अलावा हम कहीं भी और नहीं जा सकते हैं। उसके बाद में बेटा क्या है, आपका नाबार्ड की रिपोर्ट है 2021-22 की। क्वेश्चन हो सकता है कि सर 22-23 की रिपोर्ट कहाँ है, तो भाई साहब अभी आई नहीं है, ठीक है। ये लोग भेज देंगे तो हम आपको नई रिपोर्ट भी दे देंगे। लेकिन पुरानी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीकल्चर ने ग्रोथ रेट किया था 4.3 और 2021 के अकॉर्डिंग किया था 3.6। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर टू, एग्रीकल्चर शेयर 2021 में कितना था, 16.3। टोटल ऑपरेशनल होल्डिंग इंडिया में कितने हैं, 146.5 मिलियन। एवरेज लैंड होल्डिंग साइज इंडिया में कितना है, 1.1 हेक्टेयर। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2016 कितना है आपका, 197.1 मिलियन हेक्टेयर। नेट शोन एरिया अकॉर्डिंग टू 2016 कितना है आपका, 139.5 मिलियन हेक्टेयर। 49% ऑफ नेट शोन एरिया इन इंडिया इज द इरिगेटेड। क्योंकि आप लोग क्या पढ़ते हो, 48.6, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 49%। कैन वी राइट डाउन दिस वन? क्या ऐसे लिखा जा सकता है इसको? 48.6 को मैं 49 कर सकता हूँ। सो वही बात यहाँ पर आपका किया गया है। क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आपने ऐसे कैसे कर दिया। ओके, हाईली इरिगेटेड जो स्टेट है आपके, पंजाब 99% एरिया इरिगेटेड है, हरियाणा 92.7% एरिया इरिगेटेड है, वेस्ट बंगाल आपका 80.4% एरिया इरिगेटेड है, और आपका यहाँ पर यूपी जो है वो 69.8% एरिया इरिगेटेड है। लो इरिगेशन स्टेट आपके कौन कौन से हैं, ओडिशा, महाराष्ट्र और आपका छत्तीसगढ़। वेट आपका वाटरशेड डेवलपमेंट फंड की बात करें तो नाबार्ड के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2000 के अंदर दिया गया था, और इसका कॉप्स फंड कितना था आपका उस टाइम, 2000 करोड़ रुपए। पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस है एग्रीकल्चर के अंदर वो कितना है आपका, 25 to 30% है। ये कौन बोल रहा है, आपका नाबार्ड की रिपोर्ट बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई साहब, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मत मानना, ये किसकी रिपोर्ट है, नाबार्ड की रिपोर्ट है। आप लोग जाकर चेक कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाबार्ड की 2021-22 की रिपोर्ट में यही डेटा आपका वहां पर क्या है, मेंशन्ड है। समझ में आया या नहीं आया महानात्माओं? ऑनलाइन वालों अब ज्यादा बेटर है कि पहले ज्यादा बेटर था? वहां के चेक करवाने के लिए नहीं जाते? अब बेटर है कि अब बेटर है? वही वाली बात है, अब बेटर है कि अब बेटर है? बताओ भाई, अब बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2021 में कितना था, 305.4 मिलियन टन।
लाइफ स्टॉक सेक्टर टोटल जीवीए कंट्रीब्यूशन 2019 में कितना था। अब देखो ये कोई लड़ाई नहीं है बेटा। कई बार बच्चे क्या बोलते हैं कि सर आपने हमें गलत डेटा पढ़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। यहां पर साफ लिखा है कब का है डेटा, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें किसी की भी कोई लड़ाई नहीं है, किसी का कोई दंगा नहीं है। कोई ये मत आके बोलना कि सर आपने ये क्या कर दिया, आपने गलत पढ़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। इसका कोई फंडा नहीं होता है। मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर क्या हो जाते हो, हाइपर हो जाते हो। हमें तो गलत करवा दिया सर ने। बेटा मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मैं हमेशा उस चीज को फोकस करता हूं जो उसके अंदर प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं। आपका जो करंट का डेटा है ना, मैं गारंटी देता हूं आप लोग अभी रिसेंटली बस जुलाई थोड़ा सा पास कर लो, 10 अगस्त के आसपास करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा सभी बैचेस की एक साथ में। डोंट वरी, एक टाइमिंग फिक्स कर दी जाएगी, 2 घंटे हर रोज आपका करंट अफेयर ही चलेगा 15 दिन के लिए। 15 दिन में पूरा करंट अफेयर खत्म कर दूंगा। कभी एक स्कीम, कभी 2 स्कीम, कभी एक स्कीम, कभी 2 स्कीम। बस 1 घंटे से 2 घंटे का टाइम रहेगा और करंट अफेयर आपका जयराम जी विद इन अगस्त के अंदर आपका पूरा करंट अफेयर आपके हाथ में होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो पूरी की पूरी बुक है वो आपको 15 से 20 अगस्त के करीब यहाँ से क्या कर दी जाएगी, डिस्पैच कर दी जाएगी। आपको हम लोग बुक नहीं, मे बी नोट्स डिस्पैच करेंगे क्योंकि बुक आते आते टाइम लग जाएगा और फिर आपको पढ़ते टाइम लग जाएगा। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप लोग नोट्स से ही सेटिस्फाई रहना। ठीक है, दिमाग में ज़्यादा गर्मी मत रखना कि बुक में पता नहीं क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा लीपापोती ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग करने का काम हमारा, हमें करनी पड़ेगी, है ना। तो वही बात है, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे हम। ठीक है, रंगीन वगैरह बना सकते हैं थोड़ी सी, तो आपको मज़ा अगर रंगीन में आता है तो वेट कर लेना। ठीक है, और आप अगर वैसे ही खुश हो तो फिर तो है ही खुश, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फिश प्रोडक्शन के ऊपर। तो इसका अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंक कितना है, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल शेयर 7.6%। लेकिन अभी डेटा ये हमारा और ये हमारा और ये हमारा, ये फूड ग्रेन का, ठीक है, अभी ये तो पूछा जा सकता है कभी भी, ये इसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि कई बार क्या हुआ है, एग्जाम के अंदर 2015 तक का डेटा पूछ लिया था लोगों ने। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो 15 तक का डेटा तो कम से कम याद नहीं कर सकते, लेकिन 2021 तक का तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि 2021 में कितना था ये तो हमारा हक बनता है ना। 1 साल पुराना डेटा तो याद कर सकते हैं ना। वही बात है, कई बार क्या पूछ लेते हैं, ग्रोथ कितनी हुई। तो ग्रोथ कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जब पिछला पता होगा तभी तो आइडेंटिफाई कर पाओगे ना। परसेंटेज में पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तुम्हें अगर पहला पता है तो दूसरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लॉस यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्या चेंज कर लोगे भाई, 25 से 30% है, रेंज ऑलरेडी दे दी है। तो इस बार 28 हो गया होगा, 32 हो गया होगा, 31 हो गया होगा, बस यहीं पर आपका रहेगा। समझ में आ रहा है। तो इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन ये आपका चेंज हो जाएगा, तो इसको हम लोग जरूर देखेंगे। और ये मैंने ऑलरेडी आपका, अगर कल परसों अगर वीडियो आपने देखी है एक छोटी सी यूट्यूब पे मैंने डाली थी 15, 20, 25 मिनट की, उसको जरूर पढ़ लेना। क्यों, क्योंकि उसमें करंट का डेटा फिशरीज के रिलेटेड मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप लोग फिशरीज पढ़ने जा रहे हो तो करंट अफेयर में डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। हाँ, ये बात अलग है कि आपको आने वाले टाइम के लिए वो रिपोर्ट दी जाएगी करंट अफेयर में, लेकिन अगर अभी पढ़ना है तो आप वहां से जाकर क्या कर सकते हो, कंसर्न कर सकते हो। कोई समस्या, दिल हल्का हुआ, शुक्र है। कई बार भरोसा नहीं होता ना। अच्छा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपका नाबार्ड है वो एफपीओ को लेकर वर्क कर रहा है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। और 2020 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को जब लॉन्च किया था तो 10,000 एफपीओ को 5 साल में बनाने की कोशिश करने की बात की थी। नाबार्ड का जो टारगेट था वो कितना था, 4,000 एफपीओ का था। और फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर उन्होंने 600 का टारगेट क्या कर लिया, पूरा कर लिया। और प्रमोट कर रहे हैं वो आपके 634 एफपीओ को। मैंने क्या बोला कि ये इन्होंने टारगेट कितने का पूरा किया, 600 का। और प्रमोशन कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल कुछ ऑलरेडी एफपीओज क्रिएटेड हैं तो उनको क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रमोट। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, मैंने क्या किया, मैंने अभी आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन आप में से 2 बच्चों का फोन आया कि सर हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम कोचिंग नहीं करना चाहते, आप मुझे क्या गाइड कर सकते हो। तो मैं उस टाइम क्या बोलूंगा कि भाई डेफिनेटली ये टाइम है आपका, अगर आप सैटरडे संडे को कभी फोन करोगे तो डेफिनेटली मैं क्या कर पाऊंगा, आपकी हेल्प कर पाऊंगा। या फिर आप इंस्टीट्यूट में अगर आकर पूछना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, मेरा ये टाइम है, आप कभी भी आ जाना, मैं आपकी क्या कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा। तो वो मेरा क्या हो गया, मैंने उनको प्रमोट कर दिया, मैंने उनको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। और ये मेरा क्या था,
जो मैंने खुद ने अपना उनको बच्चों को पढ़ाया और उनको एस्टेब्लिश किया और उनको समझाया। ये मेरा क्या है, जैसे आप लोगों को कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको तैयार कर रहा हूं, ठीक है। और उनको मैंने क्या किया, प्रमोट किया। उनको क्या किया, प्रमोट किया। समझ में आ रहा है मेरी बात कहां है यहां पर? चलिए, उसके बाद में बेटा इनका क्या होता है, मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। पता है आपको क्या होते हैं ये? देखो, मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूं बेटा, इसको 2 मिनट के लिए बंद करते हैं। इसकी कहानी क्या है अच्छे से सुनना, क्योंकि तुम लोग ना बड़े मतलब कंफ्यूज रहते हो, सर मॉडल बैंक है नाबार्ड के, सर मॉडल बैंक है नाबार्ड के, मॉडल बैंक है नाबार्ड। पता नहीं तुम लोगों को एग्जाम के टाइम पर, खासकर जब ये नाबार्ड और एएफओ का एग्जाम आता है ना, ठीक है, तो इन लोगों को इतना ज्यादा हो जाता है कि ओवर एक्साइटेड, नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट, क्या होता है ये? आपको मैं दिखाता हूं पहले तो कितने पेजेस में मैंने इसको कंसोलिडेट किया है। ये आई थिंक सो पहला पेज मान लो आप, इसके बाद आपका ये दूसरा पेज मान लो, ठीक है, ये आपका यहाँ पर तीसरा पेज मान लो, तीसरे पेज में भी लिपापोती साथ में मान लो, ठीक है, चौथा पेज, और उसके बाद आपका 5वां पेज में फिर लिपापोती आ गई, 6 के बाद आपका 7 के बाद आपका 8 के बाद आपका 9 के बाद आपका यहाँ पर है 10 और 10 11 बस 11 पेज में 2-3 पेज पे लिपापोती है, तो मैं एक पेज काट दूं, 10 पेज में सारे नाबार्ड के नॉर्म्स कहानी खत्म है। अब नॉर्म्स होते क्या हैं पहले ये पता होगा ना, तो ये वादा करता हूं कि कभी एग्जाम में इसके रिलेटेड तुम्हें टेंशन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम लोग पढ़ते हो ना, जब भी कुछ करते हो तो तुम्हें ये रहता कि भाई साहब ये करना क्या है, ये तो बड़ी महाभारत तो आ गई है भाई, नाबार्ड के बैंकेबल प्रोजेक्ट कब हो गए। देखो सिंपल सा फंडा है, मैंने क्या बोला, मैंने अभी एक टारगेट दिया, मैंने कहा कि मैं एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, और किसका, हरियाणा एडीओ का। किसका? हरियाणा एडीओ का। मैंने बोला कि आपके फादर की इनकम अगर 2 लाख या उससे कम है तो उस केस में मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा। एक क्लास बनाई। दूसरा, अगर आपकी फादर की इनकम 2 से 5 लाख के बीच में है तो आपको यहां पर 5000 रुपीज देने पड़ेंगे। फिर मैंने बोला कि अगर आपकी फादर की इनकम 5 से 10 लाख रुपए है तो फिर आपको मतलब उससे ऊपर 10,000 रुपीज ही आपको पे करने पड़ेंगे। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ये मैंने क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया। अब तुम जो अपना लेकर आओगे तो मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट होगा आपका कि भाई ये रहा मेरा इनकम सर्टिफिकेट फादर का, और ये लीजिए मेरे को ऑफ दीजिए, मेरे को सब्सिडी दीजिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने यहां पर क्या करवा दिया, एक प्रकार से ये ऑफ क्या होता है, सब्सिडी तो होती है ना, यही तो होता है आपका। और सब्सिडी किसको मानते हो? यही तो मानते हो ना, आपको इंप्लीमेंट परचेज करने जा रहे हो तो उसके लिए आपने सब्सिडी। अब जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, जब मैंने स्कीम में आ गए, तब मैंने क्राइटेरिया और फिक्स कर दिया कि आपको दिन में 2 घंटे पढ़ना है, आपको दिन में 4 घंटे पढ़ना है, आपको दिन में 5 घंटे पढ़ना है, आपको इतना खाना है, आपको इतने घंटे सोना है, आपको इतने घंटे बैठना है, आपको इतने घंटे क्लास लगानी है, इतना घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। मैंने क्या कर दिया, आपके क्राइटेरिया डिसाइड कर दिए। क्या कर दिए बेटा? आपके क्राइटेरिया डिसाइड कर दिए। और इसी चीज को मैं क्या बोलता हूं, मेरे नॉर्म्स। अब यहां पर मेरे रूल एंड रेगुलेशन भी तो होंगे ना। मैं बोलूंगा भाई क्लास के अंदर आप लोग मोबाइल का यूज नहीं करोगे, ये मेरा क्या है बेटा, नॉर्म्स है ना। वही बात नाबार्ड कर रहा है। नाबार्ड बोल रहा है कि अगर आपने फिशरीज के लिए कोई प्रोजेक्ट लगाना है, नाबार्ड बोल रहा है अगर आपने कोई ग्रीन हाउस क्रिएट करना है, नाबार्ड बोल रहा है अगर आपने एनिमल परचेज करने हैं, नाबार्ड बोल रहा है अगर आपने गोट फार्मिंग करनी है तो आप करिए, लेकिन हम आपको क्या दे रहे हैं, उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट दे रहे हैं कि अगर आप हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चलाओगे, हम बोल रहे हैं कि इतने एनिमल ले रहे हो, हम बोल रहे हैं कि ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, अगर आप वो काम करते हो तो हम आपको इतना % क्या देंगे, लोन देंगे, सब्सिडी देंगे, आपको कुछ और चीजें हेल्प करेंगे, जिससे आपका फार्मर का इनकम क्या होगा, उसको सपोर्ट मिलेगा, उसका इनपुट कॉस्ट क्या होगा, एक प्रकार से रिड्यूस होगा। समझ में आ रहा है बेटा? वही काम नाबार्ड ने करने के लिए इन बैंकेबल प्रोजेक्ट को क्या किया, स्टार्ट किया। क्या किया? इनको स्टार्ट किया। और इसमें जो है इन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड कर दिए, और यही क्राइटेरिया हम लोग क्या करते आ रहे हैं, नाबार्ड नॉर्म्स की फॉर्म में पढ़ते आ रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा आपको? तो मैं समझाता हूं आपको, दिखाता हूं किस प्रकार से आपका होता है। अब देखो, पहली बात है, इन्होंने जब नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, किसके लिए, हाईटेक एग्रीकल्चर के लिए। इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन हाउस ही तो बनाना होता है, और क्या होता है। तो इन्होंने आपके ग्रीन हाउस को क्लासिफाई कर दिया। तो
क्लासीफाई तो बेटा नॉर्मली पहले भी किया गया था, और वही इन्होंने जाकर यहाँ पर छाप दिया अपने बैंकेबल प्रोजेक्ट के अंदर। तो तुम लोग वैसे ही घबरा रहे हो कि सर ग्रीन हाउस के लिए क्या होगा। भाई साहब इन्होंने पहले बताया कि अकॉर्डिंग टू शेप, शेप क्या होती है, जैसे कोई भी चीज बनी हुई कैसे होती है, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी चीज बनी हुई कैसे होती है ना। आप जागे, आप फॉर एग्जांपल आप घर में कोई पूछे कि मास्टर कैसा दिखता है, का मास्टर दिखता है जी बिल्कुल पतला सा, है ना, और क्या है, क्या नाक थोड़ी सी लंबी है ना, कान कान के भालू जैसे दिखते हैं। तो मतलब क्या हो गया, आपने एक शेप को, क्राइटेरिया को फिक्स किया है वहां पर, है ना। वही बात यहां पे है। तो आपका मतलब एक क्या है, लीन टू टाइप ग्रीन हाउस। लीन टू टाइप मतलब जो किसी के सहारे लगा हुआ होता है। आपने देखा होगा एक दीवार है और इस दीवार के सहारे मैंने इस प्रकार से एक छत क्रिएट कर दी, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो गया, लीन टू टाइप। इवन स्पैन, इवन स्पैन मतलब दोनों शेप आपकी क्या होने वाली है, इसमें सेम होने वाली है, ठीक है। तो वो अनइवन स्पैन मतलब एक आपका ऊपर नीचे ऐसे होगा, ठीक है। रिज एंड फरो तो आपका कई बार इस प्रकार से आपने देखा होगा ना, एक सेकंड में आपको दिखाता हूं, आपने कई बार इस प्रकार से देखा होगा। अबे ये क्या ले रखा है तूने, हैं? क्या होता है ये, हाँ बता ना क्या होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये आपके कई बार बने हुए होते हैं इस प्रकार छत देखिए कभी आपने, हाँ ये सो टूथ टाइप जो बोल रहे हैं ना, ये वाली है, ठीक है, ये वाली। और जो रिज एंड फ्रो है वो आपका आपने देखा होगा इस प्रकार से, ये जैसे फील्ड में रिज एंड फ्रो आप लोग बनाते हो वो, तो वो आपका क्या हो गया, रिज एंड फ्रो। अब बताओ इसके अंदर क्या करना है यार, कोई नई तगड़ी चीज पूछ रहे हैं ये लोग। नो मतलब उसका शेप कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर दिया। फिर उन्होंने क्या बोला आपका, यूटिलिटी के बेस पे, मतलब एक्टिव हीटिंग और एक्टिव कूलिंग, मतलब हीटिंग पर्पस के लिए कर रहे हो या कूलिंग पर्पस, मतलब सिंपल सी बात है, टेम्परेट क्रॉप या फिर ट्रॉपिकल क्रॉप। नेक्स्ट आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन, मतलब किसका बना, वुडन का, पाइप का, ट्रस का। तो पता नहीं तुम्हें क्या भाई, वुडन का बना है तो वुडन का है, पाइप का बना है तो पाइप का, ट्रस का बना है तो ट्रस का है। नेक्स्ट क्या है, कवरिंग मटेरियल, भाई ग्लास यूज कर रहे हो, पॉलीथीन यूज कर रहे हो, फाइबर ग्लास यूज कर रहे हो गया, तीन तो चीज होती हैं। लेकिन प्लास्टिक फिल्म का फर्दर टाइप होता है, कौन सा, एलडीपी, है ना, सिल्पोलिन शीट, नेट हाउस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ ए कंस्ट्रक्शन, एक होता है लो, एक होता है मीडियम और एक होता है हाई, ठीक है। एक आपके गरीब लोग होते हैं, एक मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, एक आपके अमीर श्रेणी के लोग होते हैं, यही तो होता है। और उसी के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे इसकी, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, कंप्यूटराइज्ड ग्रीन हाउस, तो सिंपल सी बात है, जिसमें कंप्यूटर यूज कर लिया वो क्या हो गया, कंप्यूटराइज्ड। प्रिसिजन फार्मिंग यूज हो गया, मतलब क्या हो गया, कंप्यूटराइज्ड। कहानी खत्म ना। बताओ इसके अंदर क्या था। अब इन्होंने क्राइटेरिया के अंदर एक चीज डाल दी कि भाई साहब इसका जो सोयल आप लोग यूज कर रहे हो या आपका वहां पर ग्रो करवा रहे हो, उसके लिए पीएच कितना होना चाहिए, 5 to 7। ये क्राइटेरिया तुम्हें याद करना पड़ेगा। चलिए, तो समझ में आया कि इन्होंने क्या कर दिया, पीएच का क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया। अब बोल लेंगे भाई इसके अंदर ग्रीन हाउस क्रॉप के लिए अब आपका मोस्टली इस पीएच के अंदर और इस एसी के अंदर ही क्रॉप आपकी ग्रो करवाई जा सकती है। फिर उन्होंने बोला कि जो पॉली हाउस की प्लास्टिक फिल्म होती है उसके लिए भी क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, 200 माइक्रोन और आपका यहाँ पर 800 गोज थिकनेस जो है वो आपका अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टेड फिल्म को आप लोग यूज कर सकते हो। तो वो आपको पूछेंगे कि भाई कौन सी या कितनी थिकनेस की आप लोग यूज कर सकते हो, तो आंसर आपके सामने है, क्या रट्टा मारना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका वाटरिंग सिस्टम। तो ये फिर वही बात है कि वाटर में कितनी ईसी होनी चाहिए और उसमें कितना पीएच होना चाहिए, मतलब न्यूट्रल के पास।
रट्टा मारना है, ये सिंपल सी बात है भाई, 6 से 7 होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक साइज। इकोनॉमिक साइज की जब बात करेंगे बेटा याद रखना, लेंथ ऑफ पॉली हाउस शुड बी 25 to 30 फीट एंड विड्थ शुड बी 4 to 5। ठीक है, अब बट याद रखोगे इसको। ठीक है, ये इकोनॉमिक साइज की बात की गई है। और हाँ, डायरेक्शन ऑफ पॉली हाउस इज ऑलवेज ईस्ट टू वेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार कई एग्जाम में आया है, कई एग्जाम में। और इवन तो मैं बताता हूं आपका एसआरएफ नेट और आपके जेआरएफ तक के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सिंपल और एक बहुत ही कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट चीज है ये आपकी। ठीक है, और जनरल चीज है आपकी। और नेक्स्ट क्या है, दैट। और ये रीजन क्या है कि आपका ईस्ट टू वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका मैक्सिमम क्या होती है, सनशाइन अवेलेबल होती है। अब कईयों को तो ये ईस्ट टू वेस्ट पता ही नहीं लग रहा कि वो क्या रहा है। भाई साहब मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये क्या है, ईस्ट, ये क्या है, वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये ग्रीन हाउस बना दिया। तो ये ग्रीन हाउस बनाने से क्या होगा, इस साइड से लाइट आएगी कि नहीं आएगी, मैक्सिमम लाइट इसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सुबह सूरज आया इस प्रकार से, यहाँ पर आया, यस और नो। लेकिन अगर मैं इस प्रकार से बना देता तो इसको लाइट मिल पाती इतनी नहीं, क्योंकि सुबह आती तुरंत चली जाती, शाम को आती तुरंत चली जाती। लाइट कब मिलेगी, गॉट द पॉइंट। अब कोई बोलेगा सर फेस किस साइड करूं, जहां तेरा मन करे। कॉमन सी चीज है ना ये, है ना। तो इसमें कोई फर्क है नहीं होता, क्योंकि कोई फेस का नहीं पूछता है कोई अपनी। देखो फॉर एग्जांपल तुम लोग जिस डायरेक्शन में लगा रहे हो सकता है वो बिल्कुल फील्ड के कॉर्नर पे हो, हैं, अगले का खेत लग रहा है, वो तुम्हें गेट बनाने देगा, मरेगा कान पे दो। तुम किस साइड बनाओगे, डेफिनेटली इस साइड बनाओगे। समझ में आ गया। चलिए, उसी प्रकार से आपका इंडिजिनस काऊ के लिए है। अब इनका क्या होता है कि पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी कितना है इंडिया में, तो ये आपका 406 था, ये चेंज हो गया अभी, आपका हो गया क्या, देखा है, ये चेंज हो गया होगा आई थिंक सो। नेक्स्ट रिकमेंडेशन आपका कितना है इसका, 250 ग्राम का। और अब आपका आता है कि एनिमल। अब देखो इंडिया के अंदर प्रोडक्टिविटी कितनी है, क्रॉस ब्रीड के लिए इतनी है, इंडिजिनस के लिए इतनी है, और बफेलो के लिए इतनी है। और ये सोर्स है आपका, ये रहा। ठीक है, क्या बोला रजत हैं, 415, 815 अवेलेबिलिटी, 515 कब हो गया। यूरिया ज्यादा तो नहीं मिला ली अपने औरों ने, इतना तो है ही नहीं, यही कर सकते हैं आप। मिल्क प्रोडक्शन तो अपने बहुत कम हो रहा है। WHO बोल चुका है अपने को 2030 तक इंडिया कैंसर का पार्ट है, हर घर में कैंसर है ना, हर कैंसर, घर घर कैंसर, समझ रहे हो ना। चलिए डोंट वरी, मेरा इशारा कहीं नहीं है, यही है कैंसर की तरफ। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आपका। अब देखो फीडिंग शेड्यूल क्या है पर डे का, तो कंसंट्रेशन फीड आपका समझ में रहे हो। लैक्टेशन डेज में हमें कितना देना पड़ेगा, 2 किलोग्राम, और ड्राई डेज में कितना देना पड़ेगा, 1 किलोग्राम। ग्रीन फोर्डर 20, इसमें 15, ड्राई फोर्डर 3, इसमें 4। बताओ बेटा कोई डाउट है यहाँ तक। ठीक है, ये तुम ले चुके हो, ठीक है, डोंट वरी। आगे क्या है, मॉडल ऑफ इम्प्रूव्ड। अब इनके लिए यही बताया गया बेटा, ठीक है। अब ये पोल्ट्री के लिए है, ऐसे ही आपका फिशरीज के लिए आ जाएगा। तो ये क्या है, सारा का सारा कुछ समझाने वाला पोर्शन नहीं है, ये सारी कहानी क्या है आपकी, जस्ट आपको पढ़ने के लिए है, जस्ट आपको रिमाइंड करने के लिए है। समझ में आया बेटा, कर लोगे, कोई दिक्कत है इसमें, कोई समस्या है, पक्का। अब बताओ क्या नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट इतने डिफिकल्ट हैं तो बेटा क्यों डर रहे थे, बताओ क्यों। एक ही, अब ये देखो, एक तो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अंदर पुराना डेटा था 2021 का, तो अभी 2022 का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो 4-5 लाइनें छोड़ दो। एक ये मिल्क वाला ये मैं चेंज ही करवा दूंगा, कहानी बाकी सारी सही है। नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है, उसमें कोई कहानी नहीं है। उससे पहले का डेटा है वो भी बिल्कुल सही है।
कि नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ, इसके अंदर कौन कौन से वेंचर हैं, कब ये आपका डेवलपमेंट फंक्शन करता है, कब फंक्शन करता है, वो सारी कहानी वही सेम है, कोई फर्क नहीं है। केवल आपका जो करंट का थोड़ा बहुत 1 2 4 लाइन है उनको हमें क्या करना है, चेंज करना है। समझ में आ गया बेटा? उसके अलावा सारी कहानी क्या है, सेम। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या, कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो ये आप लोग क्या कर लेना बेटा, नाबार्ड का पढ़ लेना। ठीक है, आज 12 जुलाई था तो आज का दिन था, इसी दिन आपका इसकी कहानी हुई थी। अच्छा, एक कोई और भी आ रहा है क्या 16 जुलाई को? क्या? ICAR डे। ठीक है, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 16 जुलाई 1929। ठीक है, 1929। ठीक है, तो वो भी हम उस दिन पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत जो भी रहेगा उसका इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। समझ में आया बेटा? अच्छा, कल आपका प्लांट फिजियोलॉजी का क्लास रहेगा, कब रहेगा आई डोंट नो, लेकिन आपको कॉन्टिन्यूसली 5 अप्रोक्सीमेटली 3 बजे के बाद जो है मैसेज को चेक करते रहना है। कभी भी आपका क्या हो सकता है, फिजियोलॉजी का क्लास हो सकता है। ठीक है, तो कल मेरी क्लास आपकी नहीं रहेगी, कल किसकी रहेगी, आपकी फिजियोलॉजी की रहेगी। ठीक है, कल, परसों और तीसरे दिन, और आपको लगातार 3 4 दिन जो है क्लासेस लगानी है। दिन में 2 से 3 हो सकता है, 2 2 घंटे 3 3 घंटे की क्लासेस रहेंगी आपकी। ठीक है, सर बहुत दूर से आ रहे हैं तो इसको मैनेजमेंट आपको करना ही पड़ेगा, मैं आपके लिए नहीं कर पाऊँगा कुछ भी। जिसने नहीं लगानी है, रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास रहेंगी, आप मज़े से देखते रहना। ठीक है, कोई समस्या, कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत? पक्का लगा लोगे? ठीक है भाई, तो हम लोग कल की क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? कल की क्लास में क्रॉपिंग सिस्टम को हमने क्या किया था, पूरा डिस्कस किया था। और क्रॉपिंग सिस्टम के बाद कुछ हम टर्मिनोलॉजी पोर्शन को क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? क्या आपको वो टर्मिनोलॉजी पोर्शन सारा आ गया अच्छे से? ठीक है, देखो आज की क्लास भी मैं 15 मिनट ही और लेने वाला हूँ, क्योंकि उसके बाद वो बेचारे जियो वाले बैठे हुए हैं, उनको मैं ठीक करवा लूँ, है ना। आपकी समस्याएं जो नेट की चल रही थी, क्योंकि कल से फिर रेगुलर क्लास हो रही है, फिर समस्याएं होंगी, कहीं चलते चलते क्लास ही रुक जाए, तो उससे तो अच्छा है एक दिन का ब्रेक ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाबार्ड वाला पार्ट पूरा समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का? अब इसके अंदर हाँ ये है कि थोड़ा बहुत चीज़ें आपको बचती हैं, जैसे स्कीम है ना, जैसे आपका डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है, FPO है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनको ब्रीफली नहीं बताया मैंने, पूरा नहीं बताया आपको, तो इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तब आपका करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर थोड़ा बहुत पहले आपको डिस्कस करना है तो आज शाम को 7:30 बजे आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करेंगे। ठीक है, कहाँ? यूट्यूब पर। ठीक है, वो भी ज़रूरी है ना, उसके बिना लोग नहीं समझते हैं कि हमने क्या दिया। यही था? पक्का? तो ज़रा देख लूँ आपकी यादाश्त कहाँ तक सही है। LA एवेन्यू और राइपेरियन, क्या क्या था बताइए ज़रा। हाथ खड़े, हाथ खड़े, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मज़ा ही नहीं आएगा। वन टू थ्री फोर, बस इतने बच्चे हैं, बाकी लोग भाई किसी को भी याद नहीं है। जिनकी वीडियो ऑन नहीं है वो तो मत ही करो, क्योंकि उनको तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ। उनको मैं जानता भी नहीं हूँ। या तनु बताइए बेटा। जी,
देखो बेटा, आपको पता होगा एले क्रॉपिंग के बारे में हमने क्या बोला था। जब आपके ट्रीज की रो होती हैं, इसके इन बिटवीन जो स्पेस आपका बच जाता है, इस स्पेस में आप लोग जब फील्ड क्रॉप को ग्रो करवाते हो, वो हमारा क्या होता है, एले क्रॉपिंग। क्या होता है आपका, एले क्रॉपिंग। और जब आपके फील्ड में या आपके फील्ड के आउटसाइड कोई रोड अवेलेबल है और उस रोड के साइड में जो आपके प्लांट ग्रो करवाए जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एवेन्यू क्रॉपिंग। नेक्स्ट आपका है राइपेरियन। जब भी आप लोग वाटर बॉडीज के आसपास में कोई भी आपका प्लांट ऑटोमेटिकली ग्रो करता है, ग्रासेस ग्रो करते हैं, कोई क्रॉप ग्रो करती है, सबको हम कंसीडर करते हैं राइपेरियन क्रॉप के अंडर में। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहां पर है ऑगमेंटिंग क्रॉप और नट्स क्रॉप। ऑगमेंटिंग क्रॉप का मतलब है कोई भी ऐसी क्रॉप जो एक मेन क्रॉप की यील्ड में क्या करेगी, एडिशन करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पर बरसीम को क्या कर रहे थे, कंसीडर कर रहे थे, क्योंकि बरसीम जो है फर्स्ट कटिंग में आपका उतना प्रोडक्शन नहीं देती है, और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर आपके चाइनीज कैबेज या मस्टर्ड जैसी क्रॉप को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और उसी को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, आपका ऑगमेंटिंग। नेक्स्ट आपका नर्स क्रॉप। नर्स क्रॉप का मतलब है बेटा एक ऐसी क्रॉप को ग्रो करवाना जो कि आपके फील्ड में जब ग्रो करवाई जाती है तो ये आपके क्रॉप को, जो सेकंड क्रॉप है या आपकी जो मेन क्रॉप है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का क्या काम करती है, उसको हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका बॉर्डर, बैरियर या गार्ड क्रॉप। इन तीनों का मतलब एक ही बताया था, और बताया गया था कि अगर क्रॉप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी है, अब ये कोई जेड सिक्योरिटी वाई सिक्योरिटी नहीं है, एक ऐसी सिक्योरिटी है आपकी, ये अगर आपके विंड के अगेंस्ट है, इंसेक्ट के अगेंस्ट है, और उनके अगेंस्ट में उनको रोकने के लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका, अगर कोई एनिमल को रोकने के लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई क्रॉप ग्रो करवाई गई है, वो हमारी गार्ड क्रॉप है। और नेक्स्ट आपका है ब्रेक क्रॉप। तो ब्रेक क्रॉप का मतलब होता है बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे फैमिली के अंदर अगर हम बात करें, तुम पिछले कई सालों से क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे फादर एंड मदर वीट और राइस को ग्रो करवाते आ रहे हैं। अभी क्या हुआ, तुम लोगों ने घर जाके बताया कि पापा ऐसा है, मम्मा ऐसा है कि राइस को ग्रो करवाने से वाटर हमारा क्या होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है। हमारे सर ने बताया था कि अगर हम राइस और वीट को ना ग्रो करवा के वहाँ पे कोई दूसरी क्रॉप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इससे क्या होगा कि सोइल की फर्टिलिटी तो रिस्टोर होगी ही होगी, साथ में ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने से भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। जैसे ही ये क्रॉप आपकी वहाँ पर कोई पिछले कई सालों में नहीं ग्रो करवाई गई थी, अब आप लोगों के कहने पर वहाँ पर क्या करवाया गया, एक नई क्रॉप को इंट्रोड्यूस करवाया गया। सो दैट न्यू क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इज कंसिडर अंडर ए ब्रेक क्रॉप। वाई? बिकॉज इसने क्या किया, आपका जो ट्रेडिशन था, पिछले कई सालों का ट्रेडिशन था, उसको क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अगर क्रॉप सफल हो गई तो, नहीं सफल हो गई तो आपको ब्रेक डाउन किया जाएगा। दोनों ही केस में क्या कहलाया जाएगा, इसको ब्रेक क्रॉप। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर आपका सफल नहीं रहा प्रयोग, आपका प्रोग्राम सफल नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, तो डेफिनेटली पेरेंट्स किसको ब्रेक करेंगे, तुम लोगों को। सालों कम से कम पहले प्रोडक्शन तो ले रहे थे, वही डिक्रीज कर दिया, तो उस केस में किसको पिटने वाले हैं, आप लोग, है ना? तो वही बात है, दोनों केसेस में क्या होती है आपकी ब्रेक क्रॉप। समझ में रहेगा, अंडरस्टैंड रहेगा ये। और हाँ, इसमें हम लोग ना ज्यादातर आपने एग्जाम्पल देखा होगा, क्या लिखा जाता है, ऑयल सीड एंड पल्सेस। देखो बेटा, इसको लिखने का रीजन है क्योंकि इंडिया में आपने कल भी हम पढ़ रहे थे, आपको बताया गया था कि मेजर क्रॉप कौन सी ग्रो करवाई जाती है बेटा, फूड क्रॉप ग्रो करवाई जाती है। सो हम लोग यहां पर फूड क्रॉप के रिस्पेक्ट में जब भी हम लोग बात करेंगे तो दूसरी क्रॉप कौन कौन सी है, ऑयल सीड और पल्सेस है। इसीलिए हम लोग यहां पर इनको ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि फूड तो ऑलरेडी ग्रो करवा रहे हैं ना, तो ये फिर कैसे ब्रेक क्रॉप हुई, क्योंकि ये तो हम खुद ग्रो करवाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ट्रैप और डिकोय क्रॉप। एक ऐसी क्रॉप जो कि आपके इंसेक्ट को या आपके किसी पर्टिकुलर नेमाटोड को, पर्टिकुलर फंगस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ग्रो करवाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैरीगोल्ड।
मैरीगोल्ड की रूट में क्या होता है, एक ऐसा केमिकल एग्जीक्यूट होता है जो कि नेमाटोड को रिपेल करता है। किसको रिपेल करता है? नेमाटोड को रिपेल करता है। और इसी वजह से मैरीगोल्ड को हम लोग टोमेटो की क्रॉप के बीच में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि टोमेटो के अंदर नेमाटोड का काफी अटैक होता है। तो जैसे ही वहां पर मैरीगोल्ड लगाएंगे तो आपका नेमाटोड जो होगा वो सोचेगा कि भाई साहब यहाँ पर तो मैरीगोल्ड है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपकी क्रॉप के ऊपर क्या नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा। इसमें क्या मिलने वाली है आपको? हेल्प। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप और कैच और कॉन्टिजेंट क्रॉप। देखो बेटा, मैं इनके ऊपर फोकस क्यों कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब हमेशा एक ही चीज़ होती है कि जब भी तुम लोग पढ़ते हो तो उस चीज़ को इतना डीप में जाकर स्टडी कर लो कि तुमसे कोई रात में नींद में उठाकर भी वो चीज़ पूछे कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या पता है, तुम उसको बिना आंखें खोले क्या कर दो, उसको समझा दो। समझ में आ रहा है? तुम्हें नींद में भी इसके बारे में आभास होना चाहिए कि ब्रेक क्रॉप क्या है, तो भाई साहब तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक क्रॉप। यहां पर आपको केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, माइंड में आपके वो चीज़ कॉन्सेप्ट की फॉर्म में रहनी चाहिए, ना कि जो सेम बातें बताई गई है उस फॉर्म में रहनी चाहिए। वो बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करनी चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? कैश क्रॉप। तो एक ऐसी क्रॉप जिसका 100% क्या होता है, मार्केटेबल सरप्लस होता है, जिसको मार्केट में 100% क्या किया जाता है, आपका सेल किया जाता है, या फिर उसको बिना प्रोसेसिंग के हम लोग यूज नहीं कर सकते। कमर्शियल क्रॉप क्या होती है? कोई भी ऐसी क्रॉप जो आपका कहीं ना कहीं इनकम अर्न करके आपको प्रोवाइड करवा रही है। तो देखो, बोलोगे सर कैश क्रॉप और कमर्शियल में डिफरेंस क्या हो गया? कमर्शियल का मतलब है बेटा कि केवल उसको, फॉर एग्जांपल अंबानी अडानी है, वो लोग वीट को ग्रो करवाते हैं, तो वो क्या होगा, क्या वो कभी भी आपका कंसिडर किया जाएगा एज ए नॉर्मल क्रॉप? नो। क्या उनको खाने के लिए ग्रो करवाना है? नो। उनका खाना वहां पर उस फील्ड में से शायद ना भी आए, तो वो लोग ग्रो करवाएंगे किसके लिए? बेचने के लिए, क्योंकि बिग बाजार में बेचना है, इजी डे में बेचना है, मोर स्टोर में बेचना है, तो डेफिनेटली उनको क्या चाहिए? फूड ग्रेन चाहिए। नेक्स्ट आपका है कैच क्रॉप या कॉन्टिजेंट क्रॉप। कैच क्रॉप या कॉन्टिजेंट क्रॉप वो क्रॉप होती है जो किसी भी इमरजेंसी की वजह से क्रॉप फेल हो गई तो उस स्पेस में हम लोग क्रॉप को ग्रो करवाते हैं, और ये स्मॉल ड्यूरेशन की क्रॉप होती है, फास्ट ग्रोइंग क्रॉप होती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइडर क्रॉप होती है, और आपका इनको कभी भी किसी भी स्टेज में हार्वेस्ट किया जा सकता है फॉर इकोनॉमिक पर्पस, और इसीलिए ये क्या होती है आपकी कैच या कॉन्टिजेंट क्रॉप। नेक्स्ट है क्लीनिंग क्रॉप या फॉलिंग क्रॉप। क्लीनिंग क्रॉप है जिनको हार्वेस्ट करने के बाद फील्ड में रेजिड्यू नहीं बचता या फील्ड में रेजिड्यू अवेलेबल नहीं रहता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका क्लीनिंग क्रॉप। फॉलिंग क्रॉप होती है एक ऐसी क्रॉप जिसके अंदर वीड का अटैक काफी ज्यादा इन्फेस्ट करता है, उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? फॉलिंग क्रॉप। और नेक्स्ट है आपका कवर क्रॉप, मल्च क्रॉप, स्मोदर क्रॉप। कवर क्रॉप का मतलब होता है बेटा एक ऐसी क्रॉप, और देखो इन तीनों के अंदर मैंने क्या बोला, तीनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, तीनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जानते हो कि इसका पर्पस डिफरेंट है। कवर का पर्पस होता है क्या? इरोजन को कंट्रोल करना। मल्च का मतलब जो पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है क्या? आपका मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करना, आपका इवेपो ट्रांसपिरेशन को स्टॉप करना, कंट्रोल करना। स्मोदर का मतलब होता है वीड को स्प्रेस करना। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री या कॉम्पिटिटिव क्रॉप। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप वो होती हैं जिन दो क्रॉप का आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है या आपस में फ्रेंडली बेनिफिट होता है। और नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री क्रॉप, जिसके अंदर एक क्रॉप आपको प्लांट को किसी भी प्रकार से दूसरी क्रॉप को क्या करती है? हेल्प करती है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव क्रॉप, जिनका दोनों का आपस में क्या होता है? लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। और लास्ट आपका है एग्जॉस्टिव और रिस्टोरेटिव क्रॉप। जो ज्यादा न्यूट्रिएंट को एग्जॉस्ट करेगी उसको हम एग्जॉस्टिव बोलेंगे, और जो न्यूट्रिएंट ऐड ऑन करेगी सोइल में उसको हम लोग रिस्टोरेटिव क्रॉप के नाम से कंसीडर करेंगे। बताओ बेटा समझ में आया या नहीं आया? तो जिंदगी में ये तो नहीं भूलोगे। क्या इसके बारे में कोई डाउट है किसी को भी? क्या इसके बारे में कोई समस्या है किसी को भी? पक्का? चलूं आगे? चलिए बेटा, नेक्स्ट है आपका एनर्जी क्रॉप, पैरा एंड उतेरा क्रॉप, ट्रक क्रॉप, वेयर क्रॉप, ड्रेज कॉर्न, ले क्रॉप, इरोजन परमिटिंग एंड रेजिस्टेंट क्रॉप।
देखो एनर्जी क्रॉप कौन सी होती है, जो एनर्जी दे। वाओ, दिस इज गुड थिंग, बहुत बढ़िया। और कोई चीज है? देखो बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ जी, एक सेकंड एक सेकंड, दोबारा बोलना बेटा, क्या बोला आपने? हाँ बिल्कुल सही है, आपका गलत नहीं है बेटा, इन्होंने भी सही बोला, इन्होंने भी सही बोला। जिस क्रॉप में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाने की क्षमता हो, डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट जिस क्रॉप में ज्यादा होगा उसको हम लोग एनर्जी क्रॉप के नाम से कंसीडर करते हैं। तो मैक्सिमम जो होता है इसके अंदर, जैसे पोटैटो वगैरह वेजिटेबल क्रॉप्स को, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। या फिर आपका यहाँ पर जैसे राइस व्हीट है, इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट काफी अच्छी अमाउंट में होता है, 78-77% होता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर एनर्जी क्रॉप की फॉर्म में। या फिर आपके जो मिलेट्स वगैरह है उनमें भी आपका एनर्जी कंपोनेंट क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है पैरा और उतेरा क्रॉप। तो ये रिले क्रॉपिंग के ही क्या है बेटा, दो नाम है। तो ये तो हमने अच्छे से पढ़ लिए थे, आपको याद होगा। अगला है ट्रक क्रॉप, जिनको डिस्टेंट मार्केट में बेचा जाता है, जिनको डिस्टेंट मार्केट में बेचा जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ट्रक क्रॉप के नाम से, क्योंकि जिनको ट्रक में ले जाया जाएगा। और ट्रक में किसको ले जाया जाएगा, डेफिनेटली जो ज्यादा दूर मार्केट में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका वेयर क्रॉप, जिन क्रॉप को आप लोग हार्वेस्टिंग के बाद स्टोर कर देते हो और जिनकी पेरिसेबल जो लाइफ होती है वो आपकी थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर क्रॉप के नाम से कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रेज कॉर्न, बताओ 1 करोड़ का इनाम। ड्रेज कॉर्न बता दो। 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। भाई साहब ले जाइए ले जाइए ले जाइए, हैं नहीं सुना तो भाई। ड्रेज कॉर्न किस क्रॉप से रिलेटेड, चलो ये बता दो। मेरे को पता ही था, मेरे को पता ही था। किसके रिलेटेड बोलोगे तुम? हाँ, किसके लिए? कॉपर मार्केट। अबे लिख देना, सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं। बता दो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। वेरी गुड, रजत ताइडे, ओट एंड बार्ले। ठीक है, आंसर तो आपने सही दे दिया। क्या होता है ये ड्रेज कॉर्न, क्या होता है, क्यों बोलते हैं इनको? चलो एक तुम्हारे लिए टास्क है घर का, इनको मैंने चलो ये तो बता दिया इसने कि ओट और बार्ले के लिए ये हम क्या यूज करते हैं, ड्रेज कॉर्न वर्ड यूज करते हैं। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनको क्यों बोलते हैं। कर लोगे इतना छोटा सा काम, बड़ा टास्क तो नहीं है, छोटी सी चीजें हैं, कल देख कर आना। ठीक है, अगला है आपका ले क्रॉप। ले क्रॉप का मतलब होता है बेटा जिनको बार बार हार्वेस्ट करके फोडर की फॉर्म में यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बरसीम, कटिंग किया जाता है फिर ग्रो कर जाता है, कटिंग किया जाता है फिर ग्रो कर जाता है, कटिंग करते हैं फिर ग्रो कर जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या रहा, किसी की पॉकेट पे था ये सर, किसी की पॉकेट पे पड़ा था ये, कैसे पॉकेट पे कैसे पड़ा होगा भाई? नेक्स्ट है आपका इरोजन परमिटिंग एंड इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप। देखो कवर क्रॉप क्या हो जाएंगी, रेजिस्टेंट क्रॉप हो जाएंगी। और परमिट क्रॉप कौन सी हो जाएगी, जिनकी रूट ज्यादा डीप में होती है, डेप्थ में जाती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इरोजन परमिटिंग क्रॉप बोलते हैं, क्योंकि जो आपके सोइल को क्या करती हैं, डीफ्लोकुलेट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो वो हमारी क्या रहेंगी, आपकी इरोजन परमिटिंग क्रॉप। कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट है? तो ये हमारा क्या रहा बेटा, मैक्सिमम आपकी जो टर्मिनोलॉजी है वो कवर हुई। इसके अंदर जैसे एले क्रॉप आप लोग देख सकते हो, जैसे ये हमारी क्या है, ट्रीज की रो है, और इसके इन बिटवीन आपका क्या किया गया है, फील्ड के अंदर क्रॉप को ग्रो करवाया गया है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एले क्रॉपिंग। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका एवेन्यू क्रॉपिंग जो होता है,
ये तो गलत हो गया, एग्जाम्पल ही नहीं है एवेन्यू का, ये आपका कहीं ना कहीं रोड साइड प्लांटिंग। राइपेरियन का आपका बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। ये देखिए आपके मतलब जो पॉन्ड है या फिर कोई वाटर बॉडीज है, उनके साइड में जो भी ग्रास वगैरह जो भी ग्रो कर रहा है सारा क्या है, राइपेरियन है। बॉर्डर, बैरियर या गार्ड क्रॉप, मतलब आपकी एक साइड में लार्ज, देखो ये एनिमल क्या कर रहा है, इसमें एंटर कर रहे हैं ना, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि लार्ज हाइट की क्रॉप में जल्दी से वो एंटर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पर, आपका स्मोदर क्रॉप। तो स्मोदर क्रॉप क्या होती है, जो किसी का स्प्रेस करती है, ठीक है। तो स्मोदर क्रॉप की फॉर्म में जैसे इनको अलग अलग फॉर्म में ग्रो करवाया जाता है, जो ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका अगला है नर्स क्रॉप। तो नर्स को मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया आपको। उसके बाद अगर हम बात करें तो नर्स क्रॉप कुछ इस प्रकार से काउपी की फॉर्म में भी ग्रो करवाई जा सकती है ना, क्योंकि काउपी क्या करती है, नाइट्रोजन देने का काम करती है। ये आपका क्या है, एलए क्रॉपिंग का फिर एग्जाम्पल आ गया। किसका है ये, आपका एलए का, ठीक है। और नेक्स्ट है कैच या कंटिजेंट क्रॉप। तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, इसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ अच्छे से, या नहीं किया। नेक्स्ट है आपका कवर क्रॉप। कवर बेटा ऑलरेडी मैंने क्या बताया, जो इरोजन को क्या करती है, कंट्रोल करती हैं, ठीक है। इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप भी इनको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। ये देखिए ये इन्होंने क्या किया हुआ है, रूट के द्वारा सोइल को बाउंड किया हुआ है, ठीक है। चलिए सोड या ट्रफ क्रॉप, तो कुछ नहीं होता बेटा, ये सारे जो ग्रासेस आपके, खासकर आपने घास के मैदान देखे होंगे कुछ इस प्रकार से, ये हमारी क्या होती हैं, सोड या ट्रफ क्रॉप, ठीक है। तो ग्रासेस जितने भी आपके इस फॉर्म में ग्रो करवाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सोड या ट्रफ क्रॉप, ठीक है। ये फैमिली ग्रामिनी से बिलोंग करते हैं और होते क्या हैं, ग्रासेस होते हैं, ठीक है, जिनका इकोनॉमिक पर्पस वैसे कोई नहीं होता, लेकिन इनको हमेशा ग्राउंड के अंदर इस प्रकार से यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए ट्रैप क्रॉप ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे मैरीगोल्ड आपका यहाँ पर टोमेटो के फील्ड में ग्रो करवाया गया है, ठीक है। तो ये आपकी टर्मिनोलॉजीज है बेटा, इनको आप लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो आज का पार्ट मैं यहीं पर ओवर करूँगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि कल की क्लास प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि 3 बजे के बाद कोशिश करना कि अपने अकाउंट को आप लोग चेक करते रहें, उसमें मैसेज आपका आ जाएगा, और जो भी टाइमिंग हो उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास में ज़रूर आने की कोशिश करिएगा। कोशिश रहेगी कि टाइमिंग यही हो, आपका टाइम हो, लेकिन फिर भी अगर आपका इधर उधर हो जाता है ना, तो फिर माफ़ कर देना। और उसी प्रकार से अगले 2 दिन के लिए भी आपका शेड्यूल जो रहेगा वो आपका डिफरेंट रहेगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है किसी को, कोई क्वेश्चन किसी का, कोई समस्या किसी की, पक्का। हाँ क्या दिक्कत है, फ्रूट कम फोल्डर में भी तो हो सकता है ना। अब फ्रूट की ट्रीज की रो लगा दी, उसके बीच में फोल्डर क्या है, क्रॉप ही तो है। तो फील्ड क्रॉप कोई भी आप लोग ग्रो करवा सकते हो, क्योंकि वहां पर मैंने क्या बोला था, फील्ड क्रॉप वर्ड यूज किया है, और फील्ड क्रॉप में क्या आती है, फोल्डर हैं, ऑयल सीड हैं, लेग्यूम हैं, आपका फूड क्रॉप है, ये सारी क्या है। हाँ तो मल्च भी आ सकता है, क्या दिक्कत है बेटा, क्रॉप तो मल्च क्या है, फील्ड क्रॉप का पार्ट नहीं है क्या, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू।